हेलो दोस्तों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के चैप्टर 7 को कवर करने वाले हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको ऐसा रियलाइज होगा कि आप इंटरनेशनल स्तर पे जर्नी कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे बच्चों। देखो, परिवहन और संचार। तो परिवहन और संचार क्या है, इससे पहले भी आप लोग कई बार सुन चुके हैं होंगे इन वर्ड्स को कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब यात्रा करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, परिवहन कह देते हैं। अब उस यात्रा में हम स्वयं हो सकते हैं या कोई माल हो सकता है, गुड्स हो सकता है, सामान हो सकता है, उसका परिवहन हो सकता है। कम्युनिकेशन में क्या होगा, सूचना का आदान प्रदान। तो सूचना का आदान प्रदान भी डिपेंडेबल करता है, निर्भर करता है किस पे, परिवहन पे। जैसे प्राचीन काल में हम किसी को कोई सूचना भेज देते तो हम कोई ना कोई जरिया अपने पास रखते थे। अब वो जरिया क्या होगा, या तो साइकिल से चले जाओ, या फिर पैदल चले जाओ, या फिर घोड़े पे बैठ के जाओ, ताकि दूसरे राजा से, इस राजा ने किसी दूसरे राजा को कोई सूचना भेजी है तो उस सूचना को हम वहां पर एक्सप्लेन कर सकें। तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको वैश्विक स्तर पे आज पढ़ लेंगे हम। ये हमारे चैप्टर 7 में ये कंटेंट लगता हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्मार्ट बोर्ड पे आते हैं। परिवहन, संचार और व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ता है। क्लियर? ये तीन चीजें जुड़ती है तो उत्पादन और उपभोग तीनों मर्जप होते हैं। एक तो क्या हो गया है, परिवहन। एक तो हो गया है हमारा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, फिर हो गया है हमारा संचार, और हमारा ये हो गया है व्यापार। क्लियर? तो ये तीनों चीजें जहां पे जुड़ जाती है बच्चों, वो क्या हो जाता है, फिर हमारा उत्पादन और उपभोग का केंद्र हो जाता है स्वतः ही। उसके बाद में अतः देशों का विकास परिवहन संचार के साधनों पर निर्भर करता है। तो ये भी चीज फिक्स हो गई है कि कौन सा देश कितना विकसित है, ये निर्भर करता है किसके ऊपर, तो कम्युनिकेशन, संचार और परिवहन के ऊपर। जिस देश में कम्युनिकेशन और परिवहन की सुविधा जितनी डेवलप होगी, वह देश उतना ही विकसित होगा। जैसे हम जानते हैं ग्रामीण, और जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के साधन टूटे फूटे हैं, या फिर शहरी या अर्बन एरिया के कंपैरेटिवली हमें कम परिवहन के साधन दिखाई देते हैं। इसी तरह से वैश्विक स्तर पे भी ले लेंगे कि जिस देश में परिवहन और संचार की सुविधाएं ज्यादा अच्छी है, जैसे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ये ऐसे देश है जहां पर परिवहन और कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप है, बजाय कौन से देशों के, एशिया और अफ्रीका के देशों के। तो एशिया और अफ्रीका के देश कंपैरेटिवली कम विकसित है यूरोप और अमेरिका की। तो यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि जिस देश का विकास परिवहन, जिस देश में परिवहन संचार, अतः देश का विकास परिवहन और संचार के साधनों पर निर्भर करता है। प्राथमिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, प्राथमिक अवस्था का मतलब क्या होगा, जीवन के प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और कम्युनिकेशन आपस में बहुत जुड़े हुए थे। परिवहन जहां कम्युनिकेशन होगा वहां परिवहन हुआ ही करता था। जैसे प्रेजेंट टाइम में ये आवश्यक नहीं है कि जहां कम्युनिकेशन हो वहां परिवहन हो। जैसे आज मैं अपने दोस्त को कोई टेक्स्ट करता हूं, कोई सूचना भेजता हूं, मैं अपने घर पे बैठे व्हाट्सएप से कह देता हूं ओके ठीक है, मैं ये चीज ऑर्गेनाइज कर रहा हूं इतनी तारीख को, या मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं इतनी तारीख को। तो ये सूचना मैंने ऐसे टेक्स्ट घर बैठे ही टेक्स्ट कर दी है। मुझे उठ के जाना नहीं पड़ा है उसे ये कहने के लिए कि मैं 25 तारीख को या 17 जून को मैं जो हूं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं, मुझे नहीं कहना पड़ रहा है। तो ये चीज है कि परिवहन और कम्युनिकेशन पहले तो जुड़े हुए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। यही चीज यहाँ पे कही गई है कि प्राथमिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, परंतु आज दोनों में सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। क्लियर? यानी दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए हैं और दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब परिवहन, परिवहन को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से देखो बच्चों तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है स्मार्ट बोर्ड पे। एक तो होता है स्थल परिवहन, एक जल परिवहन और एक वायु परिवहन। एक और प्रकार का परिवहन होता है जिसे पाइपलाइन परिवहन के रूप में जानते हैं, लेकिन वो स्थल परिवहन के अंतर्गत ही हम उसको पढ़ लेंगे। तो स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन और रेलवे परिवहन। क्लियर? क्योंकि स्थल भाग पे चलते हैं। सड़क कहाँ होगी, स्थल भाग पे होगी। जैसे रेलवे होगा तो रेलवे भी कहाँ चलेगा, तो स्थल भाग पे ही चलेगा। और पाइपलाइन में भी क्या है, हम स्थल भाग को ऐसे गड्ढा करेंगे और पाइप डाल देंगे और उससे हम गैस और जो लिक्विड पदार्थ है उसका ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे। तो स्थल परिवहन में ये तीन सब टॉपिक है।
जल परिवहन कितने प्रकार का हो सकता है? तो दो प्रकार का, एक अतः स्थलीय हो सकता है, एक सागरीय और महासागरीय हो सकता है। क्लियर? अतः स्थलीय में क्या होगा, एक देश के अंदर अंदर की सीमा के अंदर हम जल परिवहन कर रहे हैं। जैसे भारत के जो कोस्टल एरिया है, वहां जो साउथ वाला जो एरिया है, वहां पर हम जो परिवहन कर रहे हैं भारत में। जैसे गुजरात से मैंने कोई सामान भेजा पश्चिम बंगाल, तो वो क्या हो गया, फिर अतः स्थलीय हो गया। या फिर नदियों के माध्यम से किसी देश में हम परिवहन कर रहे हैं, शिप के माध्यम से, नदी के अंदर अपन ने कोई शिप चला दी है और हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो अतः स्थलीय हो गया। जब हम देश के बाहर जाकर परिवहन कर रहे हैं, तो वो हमारा महासागरीय परिवहन के रूप में जाना जाता है। फिर वायु परिवहन को हम दो कैटेगराइज में बांट देंगे, एक तो नेशनल हो गया और एक इंटरनेशनल हो गया। देश के भीतर ही हम उड़ान भर रहे हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई चले गया, तो राष्ट्रीय वायु परिवहन हो गया। और जैसे मैं भारत देश से अमेरिका जा रहा हूं, तो वो अंतरराष्ट्रीय परिवहन के रूप में हमें समझ में आता है। अब आगे चलेंगे बच्चों। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहा जाता है। तो ये आप लोगों से वन लाइनर पूछा जाएगा कि परिवहन किसे कहते हैं। तो परिवहन में व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मनुष्य, पशुओं और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा आवागमन स्थल, जल और वायु में होता है। क्लियर बच्चों? आगे स्थल परिवहन किसे कहते हैं? तो देखो, लैंड ट्रांसपोर्टेशन है। तो स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क, रेल परिवहन को शामिल किया जाता है। वर्तमान में पाइपलाइन परिवहन भी परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, जिसमें तरल और गैसीय पदार्थों का प्रवाह किया जाता है। क्लियर बच्चों? स्थल परिवहन जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, ये सारी चीजें वही है बच्चों। अब आगे चलेंगे हम। स्थल परिवहन में जो आपके कंटेंट दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, वो सड़क परिवहन का दिया गया है बच्चों। तो सड़क परिवहन हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हम जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, तो हम सड़क पे आ जाएंगे। जैसे ही घर से बाहर निकले, हम सड़क के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, चाहे से मार्केट हो गया, या किसी दूसरे गांव या शहर में जाना हो गया, या किसी दूसरे देश में भी जाएंगे ना हम, तो पहले हमें सड़क मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मुझे दिल्ली से अमेरिका जाना है, तो मैं सड़क मार्ग के माध्यम से या फिर रेल परिवहन के माध्यम से स्थल मार्ग पे हम क्या करेंगे, सड़क परिवहन करेंगे। देखो, रेलवे स्टेशन पे भी जाना होगा हमें, तो हमें पहले सड़क मार्ग को ही तय करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि रेलवे स्टेशन आपके घर के बगल में ही होगा, ऐसा नहीं होगा, और होगा तो भी हमें सड़क पे चल के जाना पड़ेगा। तो सड़क परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको पढ़ भी लेते हैं। अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का संचालन स्थल मार्ग के माध्यम से होता है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में हम पैदल सड़क पर परिवहन करते थे, फिर हमने हाथी, घोड़े, खच्चरों और ऊंटों का प्रयोग कर स्थल परिवहन को तय किया। क्लियर बच्चों? तो प्रारंभिक अवस्था की बात की गई है कि प्राचीन काल में हम क्या करते थे, खुद पैदल चलते थे और अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। फिर हमें समझ उत्पन्न हो गई, तो हमने लॉन्ग डिस्टेंस को तय करने के लिए हमने देखो घोड़ों का यूज किया, हाथियों का यूज कर लिया, खच्चरों का, ऊंटों का प्रयोग किया, है ना, जिससे हम थकान से बच गए और लंबी डिस्टेंस को हम तय कर पा रहे थे। कालांतर में पहिए के आविष्कार और भाप के इंजन के आविष्कार से परिवहन क्षेत्र में क्रांति आ जाती है बच्चों। फिर हमने पढ़ा है इतिहास में कि पहिए के आविष्कार होते ही हमारी जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो गई। हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में अब ऐसे कम समय में लंबी दूरी तय करने लगे थे। और फिर भाप के इंजन के आविष्कार ने तो इस क्षेत्र में इतना रेवोल्यूशन, क्रांति ला दी है कि हम अब कुछ ही घंटों में हम कई सौ किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो अब तय कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया था। और अब हम लंबे स्थल भाग को कम समय में तय कर सकते थे। देखो, पहिए और भाप के इंजन के आविष्कार के परिणाम स्वरूप ये क्रांति हो गई है कि हम कुछ ही समय में हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस को तय कर पा रहे हैं। तो किसको क्रेडिट जा रहा है? एक तो पहिए के आविष्कार को और भाप के इंजन के आविष्कार को। इसको अभी डिटेल में और पढ़ेंगे हम। देखो, विश्व में सर्वप्रथम रेल 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कोटन से डर्लिंगटन के मध्य चलाई गई। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोगों को अंडरलाइन करना है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली। तो विश्व में देखो बच्चों, प्रथम रेल कब चली? 1825 में। कब चली? 1825। कहां पर चली? तो देखो, इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड के उत्तरी इंग्लैंड के स्कोटन से लेकर डर्लिंगटन के बीच में ये पहली रेल चलाई गई। इसके पश्चात रेल परिवहन विश्व में लोकप्रिय और तीव्रतम परिवहन का साधन बन गया। क्लियर बच्चों? तो इसको बिल्कुल आप नोट करके लिख लेंगे बच्चों। देखो, भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जबकि विश्व में 1825 में इंग्लैंड के स्कोटन से डर्लिंगटन के बीच में चलाई गई है। यह आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो इसको जरूर नोट करिएगा बच्चों। अब आगे चलेंगे हम।
स्थानीय सड़कें, तो सड़क परिवहन के अंतर्गत पहले अपन स्थानीय सड़कें पढ़ेंगे, फिर हम नेशनल हाईवेज पे आ जाएंगे। तो स्थानीय सड़कें क्या है? तो छोटी दूरी को तय करने में स्थानीय सड़कें प्रमुख माध्यम है, जो हमें परिवहन के अन्य मार्गों से जोड़ने का कार्य करती है, परंतु स्थानीय सड़कें सभी ऋतुओं में प्रभावी और योग्य नहीं होती है। अधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति में ये सड़कें गंभीर रूप से प्रभावित होती है और परिवहन में सहायक नहीं रहती। तो स्थानीय सड़कें हमारे जीवन से तो बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? ये सभी ऋतुओं में और मौसम में ये हमारे लिए उपयोगी नहीं रहती है। जैसे बरसात आ गई तो स्थानीय सड़कें जैसे टूट जाती है, पानी भर जाता है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाते, या कर पाते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, और ये भी देखा गया है वैश्विक स्तर पे जो विकसित देश है वहां पर जो सड़कें हैं वो बहुत ही क्लीन होती है, बहुत मजबूती से बनाई जाती है, बाढ़ या फिर वर्षा का वहां पर प्रभाव नहीं देखा जाता। जबकि विकासशील या फिर कम विकसित देशों में हम देखते हैं सामान्यतः एक वर्षा मौसम में ही सड़कें टूट जाया करती है, हमें बार बार उन्हें बनाने की जरूरत पड़ती है। और भारत की बात करेंगे तो भारत की स्थिति बहुत दयनीय है इस मामले में। यहाँ पे सड़कें बनती है, टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, ये आप देखते हैं। अब आगे, क्योंकि सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है, और विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि सड़कों के रखरखाव में उसमें पैसा लगता है, लेकिन हमारे जो देश है, जैसे अविकसित देश हो गया या फिर भारत वाली बात हो गई है, तो वहां पर रखरखाव पे एक बार बना दिया, देन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन विकसित देशों में पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। सड़कें जैसे आज किसी स्थान पर खड्डा है ना, तो उसको आज ही रिपेयर किया जाएगा। भारत में ऐसा नहीं होता। तो ये गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है विकसित और विकासशील देशों में। फिर आगे चलेंगे। विश्व में कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई 1.5 लाख किलोमीटर बताई गई है। ठीक है, जिसका 33% भाग केवल अमेरिका में है। ऐसी सड़कें वैश्विक लेवल पे जहां पर हम मोटर गाड़ी चला सकते हैं, हम बाइक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, ऐसी कितनी है सड़कें? तो इसका मेजरमेंट किया गया है 30 लाख किलोमीटर सड़कें, 30 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें। इसमें से 33% भाग कहाँ है? केवल अमेरिका में। इसका मतलब अमेरिका डेवलप कंट्री है, इसका श्रेय किसको जा रहा है? यहाँ की विकसित सड़कों के ऊपर जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा होगा, जितना तेज होगा, वह देश उतना ही विकसित होगा, ये अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व और वाहनों की संख्या भी कहां पाई जाती है? तो अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक वाहन अमेरिका में पाए जाएंगे, और सड़कों का घनत्व डेंसिटी जो है वो भी अमेरिका में पाई जाएगी। क्लियर? राज्य राजमार्ग, जिसको स्टेट हाईवे के प्रमुख सड़कें होती है, जो विभिन्न शहरों और जिला मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य करती है। देखो, हमने स्थानीय सड़कें पढ़ ली है, उसके बाद में ये राज्य राजमार्ग का टॉपिक आप लोगों की नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवेज भी होते हैं। होता क्या है स्टेट हाईवेज में? ये हम इंडिया वाली बुक में वापस से पढ़ लेंगे हालांकि। तो स्टेट हाईवे में क्या होता है कि ये सड़कें क्या है, प्रमुख शहरों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। तो आपको इसको ऐसे नोट डाउन करके छोड़ देना है, भारत वाली बुक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस अध्याय में चैप्टर 7 मानव भूगोल में हम वैश्विक लेवल के जो महामार्ग है उनको फोकस कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक बार ये टॉपिक भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके वन लाइनर में पूछा जाता है, यातायात संकुलन क्या है। पूछा जाता है हाफ ईयरली एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रैफिक जाम वाली स्थिति क्या है। तो इंग्लिश में तो समझ ही गए होंगे। यातायात संकुलन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक नया वर्ड है। बच्चे सोचते रह जाते हैं ये यातायात संकुलन है क्या। तो यातायात संकुलन कुछ नहीं है, जो ट्रैफिक जाम वाली स्थिति है, जैसे कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसी को अपन क्या कह रहे हैं? यातायात संकुलन। अब इसको किताबी भाषा में देख लेंगे एक बार। पिछले कुछ वर्षों में सड़क पर यातायात में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। जनसंख्या बढ़ी तो सड़कों पर जो हमारी जो जनसंख्या है या फिर सड़कों में जो व्हीकल है उनका जो बढ़ावा है वो वाकई में नाटकीय रूप से बढ़ा है। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित न हो पाए और सड़कों पर संकुलन यानी जाम बढ़ जाए और यातायात बाधित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यातायात संकुलन। क्लियर बच्चों? जब सड़कें जरूरत के अनुसार विकसित नहीं हो, जैसे जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन सड़कें उतनी ही है, वो 30 फीट की है या फिर 40 फीट की है, उतनी सड़कें हैं, तो जनसंख्या का दबाव प्रेशर किसके ऊपर आ गया? सड़कों पे। और ये जो स्थिति है ये हमारे जो ट्रैफिक है वो उसको जाम कर देती है, जिसको अपन यातायात संकुलन के रूप में जानते हैं। फिर विश्व के सभी नगरीय जनसंख्या वाले प्रदेशों में काम के समय से पहले और बाद में सड़कों पर यातायात का संकुलन देखा जाता है। फिर महामार्ग की बात करेंगे, जिसको हम क्या करें? हाईवेज।
महामार्ग असल में राष्ट्रीय राजमार्ग देश की मुख्य राजधानियों और प्रमुख शहरों को जोड़ने का कार्य करता है। होता ये नेशनल हाईवे में देश के मुख्य शहर और राजधानियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो नेशनल हाईवेज यानी महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के अबाध प्रवाह के संचालन के लिए इसे 6 या 4 लेन युक्त दोहरे मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कों के रूप में विकसित किया जाता है। क्लियर बच्चों? नेशनल हाईवेज में क्या होगा? सड़कें एक तो 80 मीटर चौड़ी होगी, दूसरी बात 4 से 6 लेन की सड़कें होगी। 4 इधर है तो आने वाले इधर से आएंगे, जाने वाले इधर से जाएंगे। 4 लेन इधर है तो 4 लेन इधर है। इस तरह से जो नेशनल हाईवे है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर बनाया जाता है, और प्रत्येक की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर होती है। तो बड़ी बड़ी सड़कें होती है जिसकी वजह से जो नेशनल हाईवे है उसमें यातायात का प्रवाह आसानी से चलता रहता है। उसके बाद में जिसमें क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर के माध्यम से यातायात को व्यवस्थित किया जाता है, और जैसे ही कोई क्रॉसिंग आ गई है तो उसको फ्लाईओवर के माध्यम से पूरा कर लिया जाता है। जैसे क्रॉसिंग आ गया है कि एक रास्ता इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, बाकी सामने जाएगा, तो फ्लाईओवर बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा महामार्ग का स्ट्रक्चर है, डिजाइन है। ये आपको पता होना चाहिए कि महामार्ग के अंतर्गत किस प्रकार की सड़कें शामिल होती है। तो पढ़ लिया है। उसके बाद में विश्व के प्रमुख महामार्ग की बात करेंगे कि अब ये यहां से कंटेंट स्टार्ट होता है बच्चों। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि विश्व के प्रमुख महामार्गों पर टिप्पणी कीजिए, या फिर विश्व के प्रमुख महामार्गों के बारे में कंटेंट को एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अमेरिका में महामार्गों का एक उच्च घनत्व पाया जाता है जो कि 0.65 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी अमेरिका में महामार्गों का घनत्व सबसे ज्यादा है। कितना है? तो 0.65 प्रति वर्ग किलोमीटर में आप लोगों को नेशनल हाईवे दिखाई दे जाएगा। अब देखो कितना कम है 0.65। जैसे 0.65 की डिस्टेंस तय करी वैसे ही हमें महामार्ग दिखाई दे जाएंगे। यहाँ प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ये व्यक्तियों का डेंसिटी घनत्व था, और ये हर 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको अमेरिका में महामार्ग या नेशनल हाईवे है वो दिखाई दे जाएंगे बच्चों। अमेरिका में पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक तट महासागर पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। अब देखो ये वाली लाइन है, इसको समझने के लिए आपको दिमाग में वर्ल्ड मैप को सेट करना पड़ेगा। आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम। इस डायग्राम में ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब हम जानते हैं इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में हमारा प्रशांत या पैसिफिक ओशियन है। प्रशांत महासागर हो गया या पैसिफिक ओशियन हो गया अंग्रेजी में, और इधर क्या है? अटलांटिक महासागर है, जिसको हम दूसरा अंध महासागर के रूप में भी जानते हैं। अब क्या कह रहा है कि अमेरिका में पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी इसकी बात की जा रही है बच्चों। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर, ठीक है, जिसे एंकारेज है, पूर्व में अटलांटिक तट महासागर पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। जैसे इधर पूर्वी अटलांटिक तट का मतलब क्या हो गया? जैसे सेंट जॉन में न्यूफाउंडलैंड नाम का एक जगह है, उसकी बात की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल दिया है फिर इन्होंने ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ठीक है, इस महामार्ग को हम किस रूप में जानेंगे? ट्रांस कनाडियन महामार्ग के रूप में जानेंगे। ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर से, तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, ठीक है, के वैंकूवर से पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर को जोड़ने का काम करता है। तो ये कहां पर है? तो अमेरिका में। देखो इतना बड़ा महामार्ग है जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है। आपको अपने आंसर राइटिंग में भी इसी तरह से लिखना पड़ेगा बच्चों कि हमारे प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर वैंकूवर से लेकर पूर्वी अटलांटिक तट के न्यूफाउंडलैंड तक महामार्ग जाता है अमेरिका में, जिसको हम ट्रांस कनाडियन महामार्ग के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। क्लियर? उसी तरह से हम अच्छा सॉरी बच्चों, ये ट्रांस कनाडियन महामार्ग है, ये हमारे अमेरिका महाद्वीप में कनाडा जो देश है उसमें स्थित है। ठीक है, यूएसए मत कर लेना। देखो एक चीज आप क्लियर रखें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, इस महाद्वीप में 3 मुख्य देश है बच्चों। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कनाडा आ गया, ठीक है, जिसको अपन यहां लोकेट कर रहे हैं। फिर ये मध्य में हमारा यूएसए आ गया है, ठीक है, और इधर हो गया है हमारा मैक्सिको। तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, और इस महाद्वीप में 3 देश है, जिसमें कनाडा हो गया है पहला,
फिर अमेरिका हो गया है और फिर मैक्सिको हो गया है। तो इसमें लिखा गया है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। तो ट्रांस कनाडियन का मतलब हो गया ये वाला एरिया, ठीक है। तो इरेज कर लेंगे हम, ये वाला एरिया हो गया है। फिर अमेरिका की बात करेंगे तो देखो अमेरिका ये वाला एरिया पूरा यूएसए के रूप, हम इसको यूएसए के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, तो कनाडा के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, और इधर का नॉर्थ का जो हिस्सा है वो मैक्सिको के रूप में है। क्लियर। अब ट्रांस कनाडियन महामार्ग के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर से लेकर न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जोन को जोड़ने का कार्य करता है। उसी तरह से अमेरिका के महाद्वीप के उत्तर दक्षिणी क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, जैसे अलास्का राजमार्ग। देखो अलास्का पे आ जाते हैं हम, अच्छा इसमें नहीं है अलास्का राजमार्ग जो कनाडा के एडमंड से स्टार्ट हो रहा है। ये कनाडा के एडमंड को अलास्का के एकारेज से जोड़ता है, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात की जा रही है, ठीक है, जिसमें अलास्का राजमार्ग है। पूछा जाता है अलास्का राजमार्ग कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो आपको एडमंड से एंकारेज तक को जोड़ने का कार्य करता है अलास्का राजमार्ग, ठीक है। तो महत्वपूर्ण राजमार्ग है बच्चों, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक तो ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है जो कि यहां से यहां तक फैला हुआ है, यानी वैंकूवर से न्यूफाउंडलैंड तक, और दूसरा हो गया है हमारा जो अलास्का राजमार्ग है उसकी बात की जा रही है, जो कि किसको किससे जोड़ रहा है, कनाडा के एडमंड को एनकारेज से जोड़ रहा है। क्लियर। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महामार्ग है। अब आगे चलेंगे, इसमें भी देख लेंगे मैप में, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें ये अलास्का हो गया है, इधर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर हो गया है, अलास्का हाईवे पूरा इधर दिया गया है इधर, ठीक है, एंकारेज से होता हुआ इधर एडमंड तक, एंकारेज से होता हुआ इधर एडमंड तक दिया गया है। फिर इधर देख लेंगे, इसमें भी वैंकूवर से सेंट जोन का इधर ये हमारा इमेज है, इसमें दिखाई दे रहा है कितना किलोमीटर हो गया, 6702 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। इतना डिस्टेंस पार करता है ये महामार्ग जो कि अमेरिका में स्थित है। क्लियर है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, यूरोप की बात करेंगे महामार्गों में। तो यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्ग और जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। तो हमें ये जान लेना है, अमेरिका में देखो यूरोप में वाहनों की एक बहुत बड़ी संख्या है, ये बात सही है, महामार्गों का सुविकसित जाल भी पाया जाता है, ये बात भी सही है, लेकिन यूरोप में आप जाएंगे ना तो यहाँ रेल मार्ग इतने विकसित है कि वो सड़क मार्ग, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो यूरोपीय देशों में जो मेट्रो ट्रेन है वो बिल्कुल सड़कों के बीच में ही चलती है। जहाँ आप सिटी बस का यूज करते हैं वैसे वहां पर लोग रेलों का या फिर ट्रेन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इनको रेल मार्गों से और जल मार्गों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ जाती है। अच्छा जल मार्ग भी है, जैसे आप जर्मनी में जाएंगे तो यहाँ पे जल मार्ग बहुत विकसित है, जहाँ हम सिटी बस का यूज करते हैं जर्मनी में लोग जल मार्ग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत विकसित है, इस वजह से जो हमारे जो सड़क मार्ग है उसको रेल मार्ग और जल मार्गों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अब ये यूरोप की स्थिति हो गई, अब हम रूस में चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, रूस। तो रूस में भी सड़क मार्ग होगा तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि रूस का एक ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, इसमें सड़क मार्ग इतने विकसित नहीं है जितने रेल मार्ग है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सड़कों से कितना ही चल लेंगे, लेकिन ट्रेन के माध्यम से हम जा सकते हैं, सुरक्षित जा सकते हैं और कम समय में लॉन्ग डिस्टेंस को हम तय कर सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों का अत्यंत सघन जाल पाया जाता है। यहाँ मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्वी क्षेत्रों को परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। अब देखो आपको यही चीज लोकेट करनी है, मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग, ठीक है, क्या करता है, पूर्वी क्षेत्रों को परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। भौगोलिक क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से यहाँ महामार्ग के स्थान पर रेल मार्ग ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही चीज आ गई है जो मैंने कहा है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर जो महामार्ग है उसके स्थान पर यहाँ पर लोग ज्यादातर रेल मार्ग का यूज करते हैं, या फिर रेल मार्ग ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है बच्चों। तो आपको याद कर लेना है मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग कहाँ पर है, तो रूस में स्थित है। क्या है, तो ये सड़क परिवहन का एक माध्यम है, ठीक है बच्चों, इसको डबल स्टार कर लेंगे। अब आगे चलेंगे हम चाइना की बात करते हैं। चीन में
चीन प्रमुख नगरों को महामार्गों से जोड़ा गया है, जितने भी नगर है शहर है उनको महामार्गों से जोड़ा गया है। यहाँ महामार्ग एक दूसरे को क्रिस क्रॉस यानी एक दूसरे को काटती सड़कें यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, पूछा जाता है क्रिस क्रॉस क्या है, तो एक दूसरे को जो सड़कें काटती है, जो चौराहा होता है उसको क्या कह रहे हैं, ये क्रिस क्रॉस। अब देख भी लेंगे इसको, एग्जाम्पल से देखेंगे बच्चों। जैसे उदाहरण, ये सांगो वियतनाम की सीमा पर स्थित है, संघाई मध्य चीन, ग्वासगांव दक्षिण में स्थित है और बीजिंग शहर को परस्पर जोड़ने का कार्य करती है। तो क्रिस क्रॉस रोड चाइना में है, किन किन शहरों को जोड़ती है, तो देखो ये सांगो और सांसो है ना, दोनों एक ही है। तो सांसो संघाई हो गया है, ग्वागजाओ हो गया है और बीजिंग शहर को परस्पर जोड़ने का, इनके नाम ऐसे ही हैं बच्चों ना, चाइनीज भाषा में तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी ऐसे बोलने में आएगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। अब भारत की बात कर लेंगे, बहुत सिंपल है। भारत के प्रमुख शहर और राजधानियां भी महामार्ग से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग भी है। क्लियर है बच्चों, NH 7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है और ये देश का सबसे लंबा क्या है, राष्ट्रीय महामार्ग है। तो इसको नोट कर लेंगे, आप लोगों से पूछा जाता है तो इसको लिख लेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों को जोड़ने का काम किया गया है। दिखाई दे रहा है, भारत है, भारत में 4 मुख्य महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसको किस योजना से जोड़ा गया है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज महायोजना से जोड़ा गया है, जिसमें 4 से 6 लाइनों का ये सड़क मार्ग है और इन महत्वपूर्ण महानगरों को जोड़ दिया है, जो देश के बड़े महानगर कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे हम। अफ्रीका की बात करेंगे, तो अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरिया को गुयाना के कोनार्की से जोड़ता है। इसी प्रकार केप टाउन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण महामार्ग है। ठीक है, ये अफ्रीका की स्थिति है। अब सीमावर्ती सड़कें पूछी जाएगी आपसे कि सीमावर्ती सड़कें क्या होती है, तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, अंग्रेजी में इसको बॉर्डर रोड कह रहे हैं। देश की सीमा के सारे जो रोड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीमावर्ती सड़कें। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसे हमारे भारत देश में भी है, हमारे भारत देश में भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री पे हमने जो सड़कें बना रखी है उसको क्या कहते हैं हम, सीमावर्ती सड़कें। भारत और चीन के बीच में जो सड़कें बनी हुई है उसको क्या कह रहे हैं हम, सीमावर्ती सड़कें। क्या काम करेगी ये सड़कें, तो ये सुदूर सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, साथ ही साथ हमारे जो सैन्य सामग्री है उसके परिवहन में ये सड़कें बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध वाली स्थिति में ये मेडिकल फैसिलिटी और गोला बारूद को अवेलेबल करवाने में सीमावर्ती सड़कें बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट होती है सीमावर्ती सड़कें, हर देश में ये देखने को मिल जाती है। आगे चलेंगे, देखो बच्चों हमने इस पूरे कंटेंट चैप्टर 7 का पार्ट 1 बनाया है। इसमें हमने जो स्थल मार्ग है उसको कवर किया है। भूमिका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। मैं और ऐसी तरह के वीडियो लाने वाला हूं फ्यूचर में। आप लोग प्लीज मेरे सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।